नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ABC क्लासेस विद राकेश में। साथियों, आज मैं आप सबों के बीच 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक जो कि दिगंत के नाम से प्रचलित है, उससे जूठन नामक अत्यंत ही लोकप्रिय कहानी को लेकर आया हुआ हूं, जिसकी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा की गई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बेहद ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के संबंध में कुछ बातें कर लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके विषय में जानकारी रखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ है और मृत्यु 17 नवंबर 2013 ईस्वी में। इनका जन्मस्थल उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरपुर नगर के बरला नामक स्थान पर हुआ है। इनके माता का नाम मकुंदी देवी तथा पिता का नाम छोटन लाल है। अगर मैं इनकी शिक्षा की बात करूं तो ये अपने जीवन का जो प्रारंभिक अक्षर ज्ञान की शिक्षा है वह मास्टर सेवक राम मसीही के पास इन्होंने ग्रहण किया है। मास्टर सेवक राम मसीही एक टूटे फूटे खंडहर जैसा एक स्थान पर पढ़ाया करते थे, वहीं पर जाकर ये प्रारंभिक अक्षर ज्ञान को ग्रहण किए हैं। साथ ही यह 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण किए हैं और 12वीं की परीक्षा में यह अनुत्तीर्ण हो गए थे, फेल कर गए थे। लंबे समय तक इनका जो शिक्षा दीक्षा का क्रम है वह बाधित रहा, बंद रहा। पुनः 1922 ईस्वी में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। अगर इनके सम्मान की बात की जाए तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि 1993 ईस्वी में, परिवेश सम्मान जो कि 1995 ईस्वी में, जयश्री सम्मान जो कि 1996 ईस्वी में तथा कथाक्रम सम्मान जो कि 2000 ईस्वी में इन्हें सम्मानित की गई है। इन सारे सम्मानों से साथ ही इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जिनमें जूठन बहुत ही लोकप्रिय रचनाएं, जूठन से इनकी ख्याति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। घुसपैठिए, सलाम, सदियों का संताप, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बस, बहुत हो चुका अब और नहीं, इस प्रकार की काफ़ी सारी रचनाएं इन्होंने किए हैं। अब मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जितने भी लिखी हुई बातें हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने उत्तर पुस्तिका में इसको लिख लें। उसके बाद जूठन नामक जो कहानी है, जो आत्मकथा है, इसके विषय में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट कर लें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी पाठ की ओर। यहाँ पर जो शब्द एक देख रहे होंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये जो शब्द आप वाल्मीकि देख रहे हैं, यहाँ से कुछ आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही होगी। एक जाति है जिसका नाम है चूहड़ा। चूहड़ा ये भारत और पाकिस्तान में विशेष प्रचलित जाति है, चूहड़ा। ठीक है, ये जाति वाले लोग अपने नाम के साथ भंगी या फिर वाल्मीकि शब्द का प्रयोग करते हैं। वाल्मीकि शब्द टाइटल के रूप में ज़्यादा लगाना प्रयोग करते हैं, पसंद करते हैं। ये लोग अपने आप को वाल्मीकि के वंशज समझते हैं। वाल्मीकि के वंशज वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। ये लोग मानते हैं कि ये वाल्मीकि के वंशज हैं। और ये एक बहुत लंबी बात है, एक छोटी सी जो विशेष बातें थी मैंने आपके साथ साझा किया। देखिए, ये जो जाति है चूहड़ा, इनका जो मुख्य कार्य है वो है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना मतलब सफाई करना, प्रदूषणकारी जो भी चीज़ें हैं इनसे संबंधित कार्य करना, इनका ये मुख्य कार्य रहा है। समाज की दृष्टि में ये एक निम्न जाति के लोग रहने लगे, मतलब कि जिन्हें हाय दृष्टि से देखा जाने लगा, जिन्हें गिरे हुए नज़रों से देखा जाने लगा, क्योंकि ये झाड़ू लगाना, सफाई करना, प्रदूषणकारी वगैरह वगैरह जो काम, गंदगियों को साफ करना जिनका काम रहा था, जो पेशा निर्धारण किया गया था, इस दृष्टि से समाज के लोग इन्हें नीच दृष्टि से देखा करते थे, बिल्कुल ऐसा देखा करते थे। तो ये अनुसूचित जाति में आया करते थे, दलित परिवार में आया करते थे। तो निस्संदेह बात है कि हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी उसी जाति के हैं, चूहड़े जाति के हैं। अब इस पाठ से संबंधित हमारे पास 4 बिंदुएं हैं। इन्हीं 4 बिंदुओं में
इस पूरे पाठ को हम समेट लेंगे, पूरी बातों को व्याख्या सहित आपको हम बता देंगे। तो वो 4 बिंदुएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला जो बिंदु है, विद्यालय में लेखक के साथ अनुचित व्यवहार। तो एक रोज की बात है, लेखक महोदय को हेडमास्टर, जिनका नाम था कलीराम, ये बात आपको ध्यान में रखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हेडमास्टर जिनका नाम था कलीराम, और ये बिल्कुल भयावह प्रवृत्ति के अध्यापक थे, हेडमास्टर थे। इनसे सारे बच्चे डरते थे। ये अपना जो रौब है ऐसा विद्यालय में बनाकर रखे थे, सारे बच्चे इनसे डरते थे। तो एक दिन की बात है कि लेखक महोदय को अपने कमरे में बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या नाम है बे तेरा? इनका बोलने का अंदाज देखिए, बोलने का अंदाज, क्या नाम है बे तेरा? तो लेखक डरते हुए, जी ओम प्रकाश। चोहरे का है? जी। अच्छा, वो जो तुम शीशम का पेड़ देख रहे हैं ना, वो शीशम का पेड़ जो खड़ा है, जा उस पे चढ़ जा और उसकी टहनी तोड़ के ला, और हाँ पत्ता सहित तोड़ के लाना, जल्दी जा। लेखक गए, तोड़ के लाए। इसको जो है झाड़ू की तरह बनाओ, इसको इकट्ठा करो, झाड़ू की तरह बनाओ, जब पूरे स्कूल को ऐसा झाड़ू लगाओ उसको शीशा की तरह चमका दो, जाओ। लेखक चले जाते हैं, और जब लेखक जाने लगे तो समय उनको बोलते हैं, जा जा जा, ये तो तेरे खानदानी काम है रे, जाओ। देखिए, एक अध्यापक का अपने विद्यार्थी के साथ ऐसा व्यवहार, ये बिल्कुल अनुचित है, ये कदाचित सत्य नहीं है, ये बिल्कुल औचित्य नहीं दर्शाता है। तो इस प्रकार से लेखक महोदय चले जाते हैं और झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही वो स्कूल के कमरे और बरामदे को साफ कर देते हैं तो हेडमास्टर आते हैं, बोलते हैं कि सुनो सुनो, इधर आ, जा अब फील्ड का भी सफाई करो, जा जो मैदान था उसकी भी सफाई करो। अब लेखक अपने घर में सबसे लाडला बेटा, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा, घर में कभी कोई काम नहीं करता था, आज इनके सामने एक बहुत बड़ा ये मिल गया है जिम्मेदारी। अभी जो मैदान था विद्यालय का मैदान, इनके हिम्मत से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इनकी हिम्मत नहीं जुट पा रही थी कि वो मैदान की सफाई किस प्रकार से कर पाए। फिर भी शिक्षक का आदेश था, हेडमास्टर का आदेश था, ये कैसे पाला नहीं करते, चल पड़े। सफाई करते करते बिल्कुल थक चुके थे, प्यास भी लगी हुई थी, पानी पीने का भी इजाजत नहीं था। पूरा साफ करो, फिर कोई बात, जब तक साफ नहीं होगा तब तक बीच में कोई ब्रेक नहीं, पानी पीने तक की भी इजाजत नहीं। बिल्कुल दर्द में है लेखक महोदय और सफाई करते जा रहे हैं, इनकी कमर दुखने लगे। स्वाभाविक बात है, छोटा सा बच्चा है, इनसे काम करवाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल लेखक जी साफ करते जा रहे हैं और हेडमास्टर अपने कमरे से वहीं निहार रहे हैं, बिल्कुल निहार रहे हैं। लेखक महोदय मैदान में साफ करते जा रहे हैं। आज की जो कक्षा है इसी प्रकार से इनकी समाप्त हो जाती है। फिर दूसरे दिन एक नई उम्मीद के साथ, आज तो हम पढ़ेंगे, कल सर जी बोले थे साफ करने, सर बहुत खुश हुए होंगे, आज हम पढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ लेखक आज फिर पुनः स्कूल जाते हैं और हेडमास्टर रास्ते में मिल जाते हैं। कहाँ? उधर कहाँ? रखो अपनी किताब, चलो लो वो तुम्हारा जो झाड़ू रखा हुआ है, जाओ साफ करो। दूसरे दिन भी वही हाल, दूसरे दिन भी लेखक उसी प्रकार से सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं। पुनः तीसरे दिन लेखक जाते हैं, फिर से उम्मीद लगाकर कि आज मुझे पढ़ने को मिलेगा। आज हेडमास्टर इनको नहीं देख पाए, ये जाकर अपने कमरा में, ये जाकर अपनी कक्षा में बैठ गए। कक्षा में बैठे हेडमास्टर जी, अब स्वाभाविक है वो खोज रहे होंगे कि वो लड़का कहाँ गया। अब वो खोजने लगे तो कमरे में जाके पहुंच गए। तो सारे बच्चे तो डरते थे, उनमें से एक बच्चा खड़ा हुआ हिम्मत जुटा के बोला, सर यहां है वो लड़का, यहां है। इशारा किया किसके तरफ? ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरफ। हेडमास्टर बिल्कुल क्रोध में आते हैं और बोलते, तुम यहां क्या कर रहे रे, उठो। पकड़ के उनका गर्दन दबोच लेते हैं, जैसे किसी जानवर का नहीं दबोचा जाता है, उसी प्रकार से लेखक का गर्दन दबोच लेते हैं और सीधे घसीट कर ले जाते हैं, बरामदे पर जाके पटक देते हैं। देखिए, एक शिक्षक का दुर्व्यवहार एक शिष्य के साथ, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। पुनः आज भी लेखक प्रारंभ कर देते हैं झाड़ू लगाना। वो जो शीशम का जो टहनी तोड़ कर लाए थे उसके पत्ते झड़ चुके थे, 2 दिन तो हो ही गए, उसके भी पत्ते झड़ चुके थे। अब टहनियों से ही उन्हें साफ करना था, बस टहनी केवल मात्र बचा था, पत्ते झड़ चुके थे। लेखक के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेखक व्याकुल है। सारे बच्चे अपने अपने कक्षा में पढ़ रहे हैं और लेखक यहां झाड़ू लगा रहे हैं। वो भी किस लिए?
क्योंकि वह एक दलित जाति है, क्योंकि वह चूहड़ा जाति का है। इसलिए क्या उन्हें हक नहीं पढ़ने का? क्या उन्हें आजादी नहीं? लेकिन नहीं, हेडमास्टर कलीराम ने उन्हें बिल्कुल भी पढ़ने का अवसर नहीं दिया, उन्हें सफाई करने के लिए तैयार कर दिया। लेखक रो रहे हैं, अंदर उनकी जो वो पूरा दुख है, वो अंदर ही अंदर दुखों में डूब रहे हैं, गम की दुनिया में वो शेयर कर रहे हैं। उसी दिन की बात है कि किसी काम से लेखक महोदय के पिताजी स्कूल के ही रास्ते से होकर गुजर रहे थे। अब उस विद्यालय का जो गेट होता है उनसे सीधा दिखाई पड़ रहा था मैदान। तो मैदान में देखा कि उनका पुत्र झाड़ू लगा रहा है। अचंभित हो गए पिताजी और उनके पास जाकर कहते हैं, मुंशी जी ये आप क्या कर रहे हैं? पिताजी अपने बेटे को मुंशी जी कह के पुकारा करते थे, मुंशी जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके पिताजी मुंशी जी कह के पुकारते थे। तो मुंशी जी आप ये क्या कर रहे हैं? जो ही पिता की आवाज उन्होंने सुना, उनके अंदर जो वो गम के जो दरिया बंद थे, वो दुखों का जो पहाड़ सिमटा हुआ था, वो बिल्कुल बाहर निकलना शुरू हो गया। लेखक फूट फूट कर रोने लगे। ओम प्रकाश जी तड़प तड़प कर रोने लगे, बिलख बिलख कर रोने लगे और अपने पिता को वो पूरी बातें उन्होंने सुनाई। पिताजी मैं पढ़ता ही कहाँ हूँ, मैं जब से आया हूँ तब से हेडमास्टर जी मुझसे झाड़ू ही लगवा रहे हैं। एक पिता अपनी पुत्र के बारे में यह सुनकर कैसे गुस्सा नहीं होंगे? गुस्सा से लाल, गुस्सा से आग बबूला हो गए, उनकी मूछें फड़फड़ाने लगी। पिता ने आवाज दी, कौन है वो हेडमास्टर, कौन है वो शिक्षक जिन्होंने मेरे बेटे को झाड़ू लगाने पर विवश कर दिया है, जो मेरे बेटे से उनको पढ़ने के बजाय उनसे झाड़ू लगवा रहे हैं? कौन है वो शिक्षक? बाहर निकलो। सारे शिक्षक बाहर निकलते हैं, हेडमास्टर भी बाहर निकलते हैं। अब हेडमास्टर को लगा ये तो दलित जाति का है, ये मुझसे कैसे बगावत कर सकता है। हेडमास्टर जी ने उन्हें गाली दे दिया, गाली गलौज किया, तुम्हारी क्या हिम्मत, तुम मुझसे ये कर रहे हो। आज एक पिता का दिल दुखा है साहब, आज एक व्यक्ति का नहीं, एक पिता का दिल दुखा है। आज वो पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज लेखक के पिताजी ने भी करारा जवाब दिया हेडमास्टर जी को, और बिल्कुल करारा जवाब देकर लेखक को लेकर आते हैं अपने पास। ये व्यवहार हुई थी लेखक महोदय के विद्यालय में उनके साथ। अब जो दूसरा बिंदु है वो है लेखक के परिवार का परिचय और उनके कार्य। आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। लेखक के परिवार के रूप में उनकी माँ थी जिनका नाम था मुकुंदी देवी, उनके पिता थे जिनका नाम था छोटन लाल, बहन थी जिनका नाम था माया, और बड़ी भाभी जिनका नाम था देवी, और इनका जो भाई, तीनों भाई बड़े थे, सुखवीर, जसवीर और जनेसर। ये जो सुखवीर थे या किसी तगा वाले के यहाँ बोले तो किसी जो उस समय का, उस समाज का जो सेठ थे, अमीर व्यक्ति थे, उनके यहाँ वार्षिक नौकरी किया करते थे, वार्षिक वहीं रह जाते थे, वहीं रहकर उनके यहाँ काम किया करते थे। तो ये तो घर में रहते ही नहीं थे समझिए। तो इनके घर में ये लोग रहा करते थे, इनका दो भाई बस जसवीर और जनेसर ही साथ में रहते थे। इनकी जो माँ थी, ये माँ अपनी मजदूरी के साथ साथ गांव के 10 तगाओं के पास, यहाँ पर एक शब्द है तगा। तगा शब्द का मतलब होता है हिंदू मुसलमान दोनों का मेल, हिंदू और मुसलमान दोनों भी। तो हिंदू मुसलमानों के घरों में जाकर के उनके घरों का काम किया करती थी। 8-10 तगाओं के यहाँ जाया करती थी, और जो मूल काम था उनके, एक तो घर का जो काम था वो कर लेना, साथ ही साथ मवेशियों, घेर इसको कहा जाता है, घेर। घेर में 2 शब्द आता है, एक आता है मर्दों के बैठक खाना, मर्दों का बैठक खाना, बैठक खाना जहां मर्द लोग बैठा करते हैं, साथ ही मवेशियों को बांधने का जगह, मवेशियों को बांधने का जगह। तो माँ जो थी अपनी मजदूरी के साथ साथ तगाओं के घर में, तगाओं बोले तो हिंदू मुसलमान, इनके घरों में 8-10 घरों में जाकर के कुछ उनके घरों का काम किया करती थी, साथ ही साथ घेरों का काम करती थी। घेरों बोले तो मर्दों का जो बैठक खाना हुआ करता था, मर्द लोग पहले बाहर में रहते थे, औरत लोग अंदर। मर्द लोग जहां बैठते थे, बैठकर बातें करते थे, वो स्थान को, और मवेशियों को जहां बांधा जाता था, मवेशी बोले तो गाय, भैंस, बैल, ये सब,
उन सब के स्थान को जाकर के साफ करना हुआ करता था। तो जैसे मवेशियों द्वारा गोबर है, गोबर को उठा लेना, उसको जाकर के गोबर का रूप देना, सॉरी गोबर से जो गोईठा बनता है, हमारे इधर बनाया जाता है, गोबर से गोईठा जला करके उसको ईंधन के रूप में काम किया जाता है, वो बनाना इन लोगों का काम था। और माँ के इन कामों में उनकी बहन, बड़ी भाभी, जसवीर और जनेसर हाथ बटाया करते थे। सुखवीर तो थे ही नहीं, क्योंकि सुखवीर वार्षिक नौकरी के लिए कहीं और काम करते थे। अब प्रत्येक घर में 10-15 मवेशी का होना आम बात था। प्रत्येक घरों से मवेशियों का जो गोबर था उनको उठाकर, अब 5-6 टोकरी हो जाया करते थे, उसको उठाकर कुड़ियों पर उपले बनने के लिए, जिसको गोईठा कहते हैं, वो बनने के लिए उसको छोड़ दिया करते थे, वहां पर जमा करते थे, इकट्ठा करते थे। ये क्रम चलता रहता था। अब सोचिए सर्दी के मौसम में, सर्दी का जो महीना आता था, तो ये काम बहुत ही कष्टदायक होता था, बड़ा कष्टदायी, आदमी ठिठुर जाता है उस समय गोबर उठाना। अब रात भर मवेशी हैं, उसका मलमूत्र फैल रहा है, दुर्गंध हो रहा है, उनसे एकदम खोज खोज के ढूंढ के गोबर निकालना, उसको साफ करना, कितना कष्टदायी काम हुआ करता था, ये जरा आप विचार कर सकते हैं। अब इन कामों के बदले में उन्हें मिलता क्या था? 2 जानवर के पीछे 5 सेर अनाज मिलता था, वो भी फसल के समय में। 2 जानवर के पीछे 5। अब एक घर में अगर 10 जानवर है, 10 जानवर है, तो 2 जानवर के पीछे मिलता था 5 सेर अनाज। तो 10 जानवर है, तो इनको कितना सेर मिलेगा? 25 सेर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 2 जानवरों पर मिलता था 5 सेर, तो 10 जानवर है ना कुल, तो 5 जानवर पर मिलेंगे ना 25 सेर। 25 सेर। अच्छा, इस पुस्तक में 1 सेर का मतलब इसमें दिया गया है, 5 सेर का यहाँ पर मतलब दिया गया है 2.5 किलो। किलो में, सेर को किलो में बदला है तो 2.5 किलो के रूप में बनाया गया है। और जबकि इसका ये मतलब हुआ कि 1 सेर में आधा किलो होगा, इससे अगर गुना किया जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 सेर में 9.8 कुछ किलोग्राम बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीधा आधा कर दिया गया है, वो बात की बात है। लेखक महोदय ने जो कहा उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो 25 सेर का मतलब इन्होंने बताया 12 से 13 किलो अनाज इन्हें मिला करता था एक बार में। साथ ही इनको मिलता था बची खुची रोटी, जो घरों में बची खुची रोटी होती थी वो डाल दिए जाते थे, और कुछ जो जूठन हुआ करते थे वो दे दिया जाते थे। अच्छा, तकलीफ की बात तो तब आती थी, इन सबों को जो काम के बदले में जो मिलता था ना, वो जूठन मिलता था, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया जूठन। काम के बदले में लोग पैसे लेते हैं, धन दौलत लेते हैं वगैरह वगैरह, इनको जूठन मिलता था काम के बदले में। अब आप देख लें, जब शादी विवाह का मौसम हुआ करता था, ये लोग बड़े प्रसन्न होते थे। क्यों? क्योंकि जूठन ज्यादा मात्रा में मिला करती थी। शादी विवाह के समय में जब सब भोज खाने बैठे होते थे, तो ये लोग टोकरी लेकर बाहर में बैठे रहते थे इंतजार में। सब लोग जब भोज खा करके निकल जाया करते थे, तो वहां पर जाकर के ये बाराती के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों को बाँच कर, ऐसे जूठन पहले उठा लिए, जैसे पूरी उरी बच गया है तो पूरी को उठा करके टोकरी में डाल लिए, और जो कुछ पत्ते पर बचे हुए रहते थे उसको बाँच करके ले लिया करते थे, उसको आकर के ये लोग खाते थे। अब विचार आप कर सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन कैसा रहा है, कितना दुखद रहा है। और इनका ही नहीं, इनके तमाम उस दलित परिवार के, तमाम उस समाज की, जिस समाज से ये आते हैं, उनका जीवन किस तरह से हुआ करता था, किस प्रकार से इनका जीवन बीतता था। उन सभी पत्तलों में से जूठन को उठाकर अपने घर लाया करते थे, और उसी से वो अपने जीवन को, जीविका को आगे बढ़ाते थे। बड़े बड़े जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, या दादी लोग जो कह दें, जो दादी लोग हुआ करती थी, वो लोग इस बात को बड़ी रोमांचक तरीके से सुनाते थे। वे लोग कहते थे कि जिस बारात के पत्ता में भोजन अधिक बच जाया करता था, ज्यादा भोजन बच जाया करता था, तो वो लोग कहते थे वाह कितना अच्छा बारात, बहुत दुआएं देते थे, क्योंकि उनके पत्तों से बचा जो भोजन था, जूठन था, वो इनके हक में आता था, ये लोग खाते थे, तो बड़े भर भर के दुआएं देते थे। जिसका वो पत्ता साफ हो गया, मतलब ज्यादा खा लेते थे, तो ये लोग कहते थे कि कितना भुक्खड़ बाराती आया था, कभी लगता है कि खाया हुआ। इस प्रकार से बड़े रोमांचक स्टाइल में सुनाते थे, और कहते थे कि उस बाराती में गए थे, वो स्मरण देखिए, ये लोग यादें भी किस प्रकार की किया करते थे कि उस बारात में गए थे, कितना ज़्यादा खाना मिला था, कितना अच्छा लगा था। उस बारात में जो गए थे, बिल्कुल पूरा ही बाराती खा गया था, जैसे लगता था कि कभी खैबे नहीं किया है, इस प्रकार से। अब वो जो पत्तों पर से पूरी उठा करके घर लाया करते थे,
अब उसकी ड्यूटी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। इनको बिठा दे, चारपाई पर बिछा दिया करते थे बिछावन, उस पर पूरी को ऐसे सूखने के लिए दे दिया करते थे। अब वहां पर ड्यूटी लगा देते थे इनकी। अब ये लाठी लेकर बैठे रहते थे, थोड़ी सी भी नजर ऐसे हुई, अब कौवा भी वहां नजर गराए हुए हैं, ये भी नजर गराए, आओ कौवा तुम आओ तुम, कौवा भी नजर गराए, तुम एक को बार आंख ऐसे करो फिर तो तो दोनों एक दूसरे के इंतजार में थे, तो थोड़ा सा भी पलक झपकने की बात नहीं थी। तो ये बैठे रहते थे बिल्कुल निगाहें टिकाए कि कोई पक्षी भी ना वो करे। कुत्ते भी आ जाया करते थे, कोई पक्षी आकर के उसमें मुंह मार के बस चले जाते थे, इस प्रकार से लेके भाग जाते थे। अब सोचिए कितना दुख से, कितनी तकलीफ से वो जूठन को लाकर एकत्रित किए हैं और उन्हीं से इनका जीवन चलना है, उन्हीं को खा करके ये लोग आगे बढ़ेंगे। अब वो किसी जानवर के हक में भी वो कैसे दे सकते हैं। अब ये जो सूखी हुई पूरियां हैं, इनका जो सबसे बड़ा काम हुआ करता था बरसात के समय में, बरसात के समय में उन्हीं में नमक मिर्च थोड़ा सा पाउडर उडर डाल के उसको खाया करते थे बड़े मजे से, जूठन को मजे से खाते थे, कोई शर्म नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। यही इनका जीवन था, यही इनका जीवन का एक स्टाइल था, एक तरीका था। अब ना बहुत सारा चीज बदल चुका है, लेकिन आप इसको जरा विचार करके देखेंगे, आप जरा सोचें अगर ये रुतबा हमारे समाज में ऐसा होता और आज तक चलती आती तो कितना दुख होता है ना। तो इस प्रकार से इनका जीवन चलता रहा। ये बातें आज जब वो प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी इस व्याख्यान में ये बताते हैं कि आज जब इन बातों को हम याद करते हैं तो हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो तकलीफें फिर से यादें ताजा हो जाती है। पहले जब कभी लेखक महोदय अपने माता पिता के साथ जाया करते थे थोड़ा काम में हाथ बटाने, तो ये सोचते थे कि आखिर मुझे ऐसा क्यों नहीं खाना मिलता, क्या कारण है जो मुझे भी ऐसा खाना नसीब नहीं होता, ऐसा क्या बात है ना। तो बस ये सोचकर रह जाते थे। जब आज ये पूरी तरह से परिपूर्ण हो चुके हैं तब ये सोचकर इनका जी मिचलाने लगता है। अब वो यादें करके बिल्कुल ये तड़प जाते हैं, आज भी ये दुखी हो जाते हैं। अब अगली जो बिंदु है वो है लेखक का साक्षात्कार, वो पुरानी यादें। आइए इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक दिन की बात है कि इनके गांव में ही किसी के द्वारा पता पूछकर सुखदेव सिंह त्यागी, इन्हीं के गांव के व्यक्ति थे, सुखदेव सिंह त्यागी, जो अभी तगा लिखे थे ना, तगा, वो लोग त्यागी टाइटल लगाते थे। त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह इनका साक्षात्कार लेने आए थे, इंटरव्यू जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। इनसे बातें होते करने आए थे और रात भी रुके थे। तो रात्रि भोजन जब हुआ तो इस सुरेंद्र सिंह बड़ी तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे लेखक महोदय की पत्नी की। बोले भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बड़ा ही जायकेदार है, बोले तो स्वादिष्ट है, मेरे घर में तो ऐसा खाना बन ही नहीं सकता कभी। पत्नी बड़ी खुश हुई, तारीफ प्रशंसा सुन के पत्नी बड़ी खुश हुई, लेकिन लेखक महोदय बहुत समय तक विचलित रहा, निशब्द रहा और ये पुरानी यादों को ताजा करना शुरू कर दिए। इनको वो पुरानी यादें याद आने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, सुरेंद्र सिंह के बुआ की शादी थी, सुरेंद्र सिंह के बुआ की। अब सुरेंद्र सिंह की बुआ कौन हुई, तो सुखदेव त्यागी की बेटी हुई। सुरेंद्र सिंह की बुआ कौन हुई, सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी। इनका जन्म नहीं हुआ था, उस समय की बात है। इनकी शादी में इनकी मां पूरा काम की थी, पूरा घर का जितना भी काम है वो की थी, है ना। ये भी तो तगा के अंतर्गत आते थे ना, तगा लोग ही त्यागी लिखाते थे उस समय। पूरा घरों का काम की थी और इनके पिताजी गांव भर का जो चारपाई है, तभी चारपाई का जमाना था, जिसे हम लोग कहते हैं खटिया, गांव भर का खटिया इकट्ठा करके रखे थे जिस पर बारात लोग बैठे। और बेटी की शादी का मतलब गांव भर का इज्जत, थोड़ी सी भी कमी नहीं रहना चाहिए ताकि गांव का इज्जत बरकरार रहे, एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये लोग भी पूरा तैयारी कर लिए थे। इनके माता, इनके पिताजी पूरी तरह से सेवा किए थे, है ना। और बाहर टोकरी लेकर, जो इनका तरीका था, बाहर टोकरी लेकर बैठे थे। इनकी माता बैठी थी और इनकी जो बहन थी माया, वो भी चिपक कर बैठी थी। बच्चे का जो भाव होता है वो आप समझ सकते हैं, बच्चे का क्या भाव होता है। वो इसलिए कि अंदर से जो महक आ रही थी कुछ पकवानों की, मिठाइयों की, तो कहीं इसको भी मिल जाए, इस भाव के साथ बैठी हुई थी। तो बारात जब खाकर गए तो फिर जूठन उठा लिया गया।
उसके बाद इसकी माँ अपने बच्चों के लिए, बच्चों के खातिर सुखदेव सिंह त्यागी को कहती हैं कि चौधरी जी इब तो सब खाना खाकर चले गए। उनके तरफ की भाषा, ये मारे जागतों को भी तो एक पत्तल पर कुछ दे दो। जागतों मैंने मेरे बच्चों को भी कुछ थोड़ा सा मेरे पत्तल पर दे दीजिए, मिठाई उठाई जो है, तो ये बच्चा सब खा लेगा, खुश रहेगा। तो वे लोग, तो वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरी की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन लेके जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूहड़ी, उठा टोकरी और दरवाजे से चलती बन, चलो निकलो। बताइए कैसे लेखक महोदय इस बात को कभी भूल सकते हैं। वही सुखदेव सिंह त्यागी है जिसने एक दिन लेखक महोदय की मां का अपमान करके दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। उसका अपमान किया गया जिसने उस शादी में पूरा काम किया था, सबसे ज्यादा काम किया था, थोड़ी सी भी कमी नहीं रखा था, अपमान करके भगा दिया गया। एक मिठाई तक बच्चों को नहीं दे सका। उन्हीं का पोता आज इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं, किसके? लेखक महोदय की। और आज तारीफ करते हुए कह रहे कि मेरे घर ऐसा खाना बन ही नहीं सकता। अब आप दिमाग लगा लीजिए कि समय देखिए कितना बदलता है। समय का मार कोई सह नहीं पाता। समय के अनुसार से ही हम लोगों को चलना चाहिए, समय के प्रतिकूल नहीं, समय के अनुकूल हम सबों को चलना चाहिए। आखिरी बिंदु है लेखक द्वारा पहली बार मृत मवेशी का चमड़ा निकालना। आइए इस बिंदु पर हम लोग बातें करते हैं। जिस समय की ये बात है, लेखक महोदय उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। घर की अगर हालात देखी जाए तो बहुत ही कमजोर हालात थी, विवस्ता वाली हालात थी, बहुत ही परिस्थिति खराब थी। एक एक धन के लिए मोहताज थे, खाने के लिए मोहताज थे। तो लेखक महोदय के पास पुस्तकें भी नहीं थी, अपने दोस्तों से पुस्तकें मांग मांग कर ये पढ़ा करते थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जो मिला सो पहन लिया। इस प्रकार से ये जीवन जी रहे थे। और इनके परिवार के सभी लोग बढ़ चढ़कर मेहनत करते थे ताकि और भी ज्यादा इन्हें धन मिले। अच्छा, ये साफ सफाई के अलावे, जैसा कि आपको कुछ देर पहले बताया गया कि साफ सफाई में ये लोग करते थे मवेशियों का। अच्छा, मवेशी अगर मर जाया करते थे तो उस मवेशी को हटाने का भी, मतलब मवेशी को उस स्थान से निकालने का भी जिम्मा इन्हीं के ऊपर था। उसके बदले पैसे मिलते थे, उसके बदले पैसे मिलते थे, 25 रुपये मिलते थे। वो पास के ही मुजफ्फरनगर में जाया करते थे मार्केट में, वहां पर जाकर बेच लिया करते थे और वहां से उसको पैसा मिलता था। और चमड़े का, मवेशी का जो चमड़े उतार कर ले जाया करते थे। मवेशी को हटाना कोई मामूली काम नहीं था। 8-10 लोग कम से कम लगते थे। पैरों में रस्सी बांधा जाता था, दोनों पैरों में उसको पकड़ना, फिर बांस उसके बीच में डाल करके ऐसे उठाना, उठा करके कहीं दूर ले जाना, फिर वहां पर चमड़ी उधेरना। बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, बड़ी मेहनत की काम थी। और उसके बदले क्या मिलता था? जूठन मिलता था। इतना ही नहीं, मवेशी मर गया अगर थोड़ा सा, अब समझिए कि 8-10 लोग लगेंगे, 8-10 लोग इनके घर में है क्या, तो समाज के कुछ लोगों को बुलाया करते थे, अपने समाज के लोगों को। अब वो लोग आने में देरी कर देंगे, तो ये जो देर हुआ करती थी, तो जिसके घर ये हुआ करता था, मवेशी मरता था, थोड़ी सी भी इंतजार नहीं करते थे, आते थे और गाली गलौज देना शुरू कर देते थे। क्या करते हो तुम लोग, जल्दी से नहीं चलते हो, चलो जल्दी से, वो कितना गंध मार रहा है ये वो। समझिए, मेहनत के बदले इन्हें गाली गलौज सुनना पड़ता था, मेहनत के बदले इन्हें जूठन मिलता था। ये जीवन थी, ये इनका वो तकलीफें थी उस समय की। खैर करते थे, करते इसलिए थे क्योंकि पैसों के लिए मोहताज थे, तो करना पड़ता था, मजबूरी कराती थी। तो उस क्रूर समाज में श्रम का कोई मोल नहीं। 25 रुपये मिलते थे, मुजफ्फरनगर के किसी बाजार में जाकर बेचते थे वो चमड़ा। अब चमड़ा कटा फटा भी नहीं होना चाहिए, पूरा शुद्ध फ्रेश होना चाहिए। अब थोड़ा सा भी कटा हुआ तो नहीं खरीदते थे वे लोग। तो खैर बेच लिया करते थे जाकर, और उठाने वाले को भी कुछ पैसे दिया करते थे, जो उठाने के लिए जाते थे उनको भी। और मतलब सब कुछ काट के, भाड़ा उरा काट के इनको 10-15 रुपये हाथ में बचते थे, तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। एक समय की बात है कि एक ब्रह्मदेव तगा का बैल रास्ते से आ रहे थे और रास्ते में ही अचानक गिर पड़े तो मर गए वहीं पर। तो जैसा कि इनका ही काम है कि जाना और उठाना, इनके पिताजी वैसे किया करते थे, ये नहीं करते थे, लेखक महोदय नहीं करते थे, इनके पिताजी ये काम करते थे। अब ब्रह्मदेव तगा का बैल गिर पड़ा है, वो मर चुका है, अब उसका काम करने कौन जाएगा? तो वो संदेश भिजवाया
कि जाओ जल्दी उन्हें बोलो कि मेरा बैल वो हो गया है और इसका जल्दी जो करना है करे। अब इसके घर में ना तो पिता थे ना ही जनेश्वर। पिता और जनेश्वर ये दोनों रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे और जसवीर मामा के घर चले गए थे। और सुखवीर तो था ही नहीं, सुखवीर तो किसी दूसरे तगा वाले के यहाँ वार्षिक नौकरी करते थे। घर में बस कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अब इनको तो ये सब करने ना आए। अब इनकी मां सोचे कि फिर ये काम करेगा कौन? सवाल तो कम से कम 10-15 रुपये भी आते थे उस समय मुश्किल हालात में, ये भी एक बड़ी बात थी। अब ये काम करेगा कौन? इसके लिए लेखक महोदय के चाचा को जाकर के कहा गया कि आप जाइए ना, वो काम कर दीजिए जल्दी से, इसलिए क्योंकि अब गिद्ध भी तो वहां इंतजार में है। अब गिद्ध आपका थोड़ा इंतजार करेगा कि आप आएंगे तब तक हम इसको नहीं खाएंगे, कहीं गिद्ध या कोई और जानवर उस पर हमला ना कर दे, इससे पहले जाइए और उस काम को करके आइए। अब चाचा बोले कि अकेले से तो होगा नहीं, कोई तो और व्यक्ति चाहिए। मां पहली बार लेखक महोदय को भेजती है अपने चाचा जी के साथ, जाओ बेटा और तुम करके आओ। सवाल पैसे की थी, इसलिए मजबूरी में दिल पे पत्थर रख के मां अपने लाडले बेटे को भेज देती है कि जा बेटा तुम बस चाचा जी के साथ रहना। अब चाचा भी ऐसा बिल्कुल कामचोर, बहुत ज्यादा कामचोर, बिल्कुल आलसी में ढोल ताशों में इनका समय बीत जाता था और कोई काम धाम नहीं करते थे इनके चाचा जी। उस दिन गए तो मवेशी को वो करना शुरू कर दिया। लेखक महोदय देखकर ही बिल्कुल घबरा चुके थे। लेखक महोदय जिस दलदल से बाहर निकलना चाहते थे उसी दलदल में फंस चुके थे जाके। आखिर करते क्या, मजबूरी थी। तो लेखक महोदय वहां रहे और उस काम को करना शुरू कर दिया। उसके चाचा जी कर रहे थे, ये बैठकर देख रहे थे। कुछ देर के बाद अब चाचा बोले कि बेटा तू कर, अब मैं बीड़ी पीता हूं। अब उसके चाचा बीड़ी पीने बैठ गए और उसके हाथों में चाकू पकड़ा दिए, बोले बेटा ऐसे ऐसे कर, ये हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा, करो। लेखक महोदय के जीवन में समझिए कि वो जो पल था वो कभी नहीं भूल सकते, अविस्मरणीय पल, बिल्कुल खतरनाक पल। लेखक महोदय दिल पे पत्थर रख के किसी तरह कचोट कर मवेशी का वो जो चमड़ा होता है उसे उधेड़ना शुरू कर देते, काटना शुरू कर देते। वो गंध, वो खून के छींटे, व्याकुल हो रहा था मन, इनका मन कर रहा था छोड़कर चले जाए, लेकिन मजबूरी के कारण इन्हें करना पड़ रहा था। तो इस प्रकार से वो क्रिया समाप्त हुई और उस चाम को ऐसे लपेटकर जो कपड़ा था उसमें बांध दिया गया और उसके चाचा जी उसको उठा लिए और चल पड़े। आगे आगे चाचा जी चाम को उठाकर जा रहे हैं, पीछे पीछे हाथ में चाकू लिए वो लेखक महोदय पीछे पीछे जा रहे हैं। अब अचानक क्या होता है, वो जो स्कूल था, अच्छा ये एक बात बताना आपको भूल ही गए, लेखक महोदय पढ़ने गए थे तभी जब उसके चाचा जी को भेजा जा रहा था, तो लेखक महोदय पढ़ने गए थे, स्कूल में थे, इनको बुलवाया गया था, जाओ उसको बुला के लाओ, और तब इनको भेजा गया था। अब लेखक के चाचा जी जा रहे हैं, अब छुट्टी का समय था, स्कूल के पास ही जाकर के पटक देते हैं गठरी को, बोलते हैं कि अब तू यहां से लेकर चल, मुझसे अब नहीं होगा, मैं थक चुका हूं पूरी तरह। लेखक जी अपने चाचा को कितनी बार प्रार्थना की, उनसे मिन्नतें की, जैसे भगवान से नहीं करते हैं कि मान जाइए, उस प्रकार की मिन्नतें की, चाचा आप ना बस ये थोड़ा सा पार करा दीजिए ना, इतना दूर बस पार करा दीजिए ना, मेरे बच्चे मेरे सहपाठी लोग निकल रहे होंगे, छुट्टी का समय है, वो लोग देखेंगे तो मेरा मजाक बनाएंगे, आप थोड़ा सा बस आगे चल जाइए, उसके बाद मैं लेके चला जाऊंगा। चाचा एक नहीं सुना, बोला अब तू उठा के लेके जाएगा, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुका हूं। लेखक महोदय गठरी उठा लेते हैं। उस दिन लेखक महोदय नदी के किनारे किनारे घूम घूम कर गए, जो रास्ते बहुत कम समय में चलना था वो रास्ते इनको बहुत लंबी दूरी तय करके अपने घर आए। थक चुके थे, घर आते ही पटक दिया और लग रहा था अब मैं गिर जाऊंगा। पूरा गंदगी भरा हुआ है लेखक महोदय के शरीर में, खून की धाराएं हैं, छींटे पड़े हुए हैं। मां ये हालात देखी तो परेशान हो गई और भाभी तो बिल्कुल कह दी, मां जी हम भूखे रह लेंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन आज के बाद देवर जी से ये काम नहीं करवाएंगे। लेखक महोदय को भाभी की ये बात आज भी याद है। तो साथियों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन की ये वास्तविक कथा है। ये दलित परिवार की कथा है जो कि बहुत दुर्दांत है, बहुत मार्मिक कथा है, जो इंसान के जीवन को झकझोर दे। वैसे मैं आपको इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा सका, अगर एक अच्छे कुशल वक्ता होते वो आपको रुला देते, वो आपके हृदय को
बिल्कुल ओत-प्रोत कर देते, अगर अच्छे वक्ता होते तो। खैर मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटा करके आपको ये कहानी सुनाने का कष्ट किया, एक दुस्साहस किया। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी भी अगर आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कर लेंगे और शेयर भी आप अवश्य कर देंगे। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।